अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बड़बड़ाहट ये कि पानी बंद कर देंगे और बौखलाहट ये कि इजाफी पानी छोड़ दिया। तो जो मोदी के दांत है ना, वो दिखाने के और हैं और खाने के बिल्कुल ही और हैं। भारतीय नोटिफिकेशन और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले बयानात अगर देखते हैं तो सिंध तास मुआहदा मुअत्तल है। पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है। हम तड़प रहे हैं कि हमें पानी मिल जाए, लेकिन हकाइक इस प्रोपेगेंडे से बिल्कुल अलग है। दरियाए जहलुम में भारत से जितना पानी आता है वो रोकना तो दरकिनार नाजरीन, भारत को इजाफी पानी छोड़ना पड़ गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फिट बुलंद हो गई है। 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आज सुबह वजीर आजम ने भारत पर वाजे कर दिया था कि अगर पानी रोकने की गलती की ना तो फिर भरपूर ताकत से जवाब देंगे। साथ ही हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की गई है। Is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water would be responded to with full force and might. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। दुनिया देखे किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, कहा जा रहा था कि लोगों को मारो, तस्वीरें भेजो, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान ना इंडिया, तीसरे चौथे पांचवें मुल्क होना चाहिए। नाज़रीन, भारत में बड़ा संजीदा तकलीफ दे वाक़या हुआ है जिस पर दिल बड़ा गिरफ्ता है, लेकिन जिस तरह की ड्रामेबाजी है ना, उस पर सिवाय हंसी के और कुछ नहीं आता है। पहलगाम ड्रामे की जो बिल्ली है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने थैले से बाहर आ रही है। भारतीय मीडिया और सरकार ने हमले की जिम्मेदारी जिस तंजीम यानी TRF पर डाली थी, उसने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है। TRF ये कहता है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैक करके जिम्मेदारी कबूल की गई है। इसमें भारतीय साइबर एजेंसीज के मुलव्विस होने के आसार मिले हैं। भारत कर तो कुछ नहीं पा रहा, लेकिन बौखलाहट मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर के बासियों पर अपना गुस्सा उतार रहा है। बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बेगुनाह कश्मीरियों के कई घर मिसमार कर दिए हैं। नई दिल्ली समेत जिन शहरों में कश्मीरी तलबा मौजूद हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि कई माएँ भारत में रह गई हैं और बच्चे पाकिस्तान आ गए। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मोदी की नफरत इंसानियत पर भारी पड़ रही है। इस कशीदा और मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान का दोस्त चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी सफ़ीर ने आज वजारत ख़ारजा का दौरा किया, इसहाक डार से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी और ईरानी हम मनसब से भी राबते किए हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की भी पेशकश की है। खित्ते की इस बदलती सूरत हाल में अमरीका माजी से बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेकर खड़ा हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज मीडिया से जब गुफ्तगू की तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये मसला 1000 साल से चला आ रहा है और दोनों ममालिक इसे खुद ही हल कर लेंगे। अब एक तो सवाल ये है कि इस बेतनाई की वजह क्या है, और दूसरी बात ये कि भारत तो ये सोचे बैठा था ना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अमेरिका हमारे साथ होगा, लेकिन ये भारत को कितनी भारी पड़ सकती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सबसे पहले तो सर, पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टांस लिया, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान अस्करी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है, वो कबूल कीजिए। अब सर, पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया है और आज जो बौखलाहट हमें नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से कि कहाँ तो पानी बंद करने की बात कर रहे थे, आज छोड़ दिया है पानी। एंकर्स का, जर्नलिस्ट का, मीडिया हाउसेस का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बयानिए की जंग भारत को बुरी तरह हराई है और उनके सीनियर जर्नलिस्ट चीखो पुकार कर रहे हैं कि जी हमारा बयानिया नहीं चल रहा, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, उससे बड़ा एक पूरी दुनिया को हम ये बताने में कामयाब हुए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये झूठ, मक्कारी और फरेब पे मबनी इनकी एक कैंपेन थी जिसमें ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बौखलाहट का शिकार हैं
और अहमकाना हरकत यह है कि पानी बंद करना था, पानी छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया कि कोई, मुझे लगता है कि इनकी कोई सेंसलेस किस्म की पॉलिसी है। इंडस वाटर ट्रीटी यकतरफा तौर पे मुअत्तल हो नहीं सकती बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जी। वो बाहमी रजामंदी से होगी, उस पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है यकतरफा तौर पे। पढ़ लेते ट्रीटी को, अंग्रेजी को पढ़ लेते, लॉ पढ़ लेते, इंटरनेशनल ट्रीटीज का कानून पढ़ लेते तो समझ आ जाती। मगर जाहिलाना हरकत की और हमने तो एयर स्पेस बंद कर दी है, हमने तो ट्रेड बंद कर दी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इनको, तो अब ये हिट लेनी पड़ेगी। इनके अपने लोग डिवाइडेड है, हमारी तो कौम मुत्तहिद है ना इस वक्त। कोई पीएमएलएन, कोई पीटीआई, कोई पीपल्स पार्टी, कोई एएनपी, कोई जेयूआई, कोई एमक्यूएम नहीं है। हम सब पाकिस्तानी है इस वक्त, और पाकिस्तानी के तौर पे हम इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये किसी मिस एडवेंचर का सोचें भी ना। पिछली दफा तो टी फैंटास्टिक थी ना, जो इनके 2 जहाज गिरा के इनके पायलट को हमने भेजी थी। तो इस दफा टी फैंटास्टिक नहीं होगी, इस दफा जो मार पड़ेगी वो फैंटास्टिक होगी। तो किसी मिस एडवेंचर का सोचना भी नहीं चाहिए इनको। ये इतनी दफा मार खा चुके हैं फिर भी बाज नहीं आते हैं। अदर साहब, आज वजीर आजम साहब ने बाकायदा तौर पर एक मुखलिसाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। और ऐसी पेशकश पहली दफा नहीं हुई है, ये पहले भी हम करते रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था जब पठानकोट एयरबेस का वाकया हुआ था, उसमें जो ताहिर राव की सरबराही में JIT की टीम बनी थी, फिर वो गई थी, लेकिन भारत ने इजाजत ही नहीं दी थी कि पठानकोट एयरबेस का विजिट करवाया जाए। तो इस बार मोदी सरकार है, क्या आपको लगता है उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है किसी कोई मजबूत जवाब की? देखिए, हमारा काम था ये बता देना पूरी दुनिया को कि हमारे हाथ साफ हैं, हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम एक फेयर और एक इंडिपेंडेंट और एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। कई आलमी फोरम्स हैं जहां पे बाहमी रजामंदी से यह काम हो सकता है, मगर भारत की बदनीति है ना, यानी हम फ्रंट लाइन हैं, फ्रंट लाइन स्टेट हैं टेररिज्म की जंग में। हम टेररिस्ट के दरमियान और दुनिया के दरमियान एक दीवार की हैसियत रखते हैं फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे। दहशतगर्दी में 90,000 से ज्यादा हमने शहादतें जो हैं वो दी हैं, और पाकिस्तान इन कुर्बानियों के लिए एक जज्बा चाहिए होता है, एक हौसला चाहिए होता है। कौमें ये कुर्बानियां देती हैं, ये हजूम कुर्बानियां नहीं देते जिस तरह भारत में आवाजें उठ रही हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। तो हमें तो भारत को ये बताना चाहते हैं कि कुलभूषण यादव बंद है हमारे पास, आपका नेवल ऑफिसर, वो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था। KP में, बलोचिस्तान में हमारे पास आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं जी। तो ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, आए ना फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, दूध का दूध और पक जाएगा, और आपको मजीद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा साहब, भारत ने, जैसे कि पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है भारत के ऊपर कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और ये भी हम जानते हैं कि इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर भारत इस सिलसिले में कोई पेशकदमी करता है तो फिर पाकिस्तान का एक्शन क्या होगा? क्या हम स्ट्राइक करेंगे या फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे? देखें, हम ये समझते हैं कि एक तरफा तौर पे तो पानी रोका नहीं जा सकता, ट्रीटी जो है वो खत्म नहीं की जा सकती, सस्पेंड नहीं की जा सकती। ये जाए ना लीगली जरा कहीं पे कहें कि हमने ये काम कर दिया है, तो इनका तो केस मेंटेनेबल ही नहीं है। मैंने कुछ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ ट्रीटीज पढ़ा है, बतौर वकील हमारी ट्रेनिंग होती है, मैंने इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट लिया था कानून की डिग्री हासिल करते हुए। तो ये तो बेसिक सा कानून है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जब कहीं भी कंटेस्ट होगा लीगल फोरम के ऊपर, तो इन्हें कहा जाएगा कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि इसके क्लॉज में लिखा है कि ये एकतरफा तौर पे सस्पेंड नहीं हो सकता। तो फिर पानी रोके ना, हम पूरी फोर्स के साथ, कुव्वत के साथ रहेंगे और पूरी ताकत के साथ इनको जो है वो सबक सिखाएंगे अगर ये पानी रोका या डाइवर्ट किया गया। सही। अच्छा साहब, कल नायब वजीर आजम ने बताया कि कुछ मुसल्लह अफराद, गैर मुल्की मुसल्लह अफराद के आने का जिक्र किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में फिर कुछ तरह की खबरें भी आई कि गालिबन जो लोग वहां पर आए हैं वो इसराइली हैं, और इस दौरान इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से भी फिर स्टेटमेंट आता है मोदी के हक में कि वो उनके साथ खड़े हैं। तो क्या इसराइल और भारत मकबूजा कश्मीर में कोई मुश्तरका साजिश तैयार कर रहे हैं? कोई इत्तलात हैं आपके पास? मैं ये समझता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन फॉरेन ऑफिस को थी कि एक मुल्क जो है वो वहां पे कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहा है, कोई मामलात अपने कर रहा है। तो हम तो देखें बड़े क्लियर है मामलात के अंदर। हमने हमेशा फलस्तीनियों के, आज भी वजीर आजम ने फलस्तीनियों के हक की आवाज उठाई पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। कश्मीर को कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है,
ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम ने फरमाया था। तो हम तो हर फोरम पे फलस्तीनियों की आवाज उठा रहे हैं। और ये जो भारत कोशिश कर रहा है मिस एडवेंचर, वो जिस मर्जी के साथ करे, मर्जी को ले आए मिस एडवेंचर के लिए। पाकिस्तान ने जो हमेशा इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी अतर साहब, आज वजीर दाखिला ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 7 आईडीज जो हैं वो पकड़ी गई हैं। तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है और किन जगहों से पकड़ी गई हैं? दहशतगर्द किन मकामात को निशाना बनाना चाह रहे थे? देखिए, हमें यह खदशा था कि ये भारत अब अपनी बौखलाहट में प्रॉक्सीज के जरिए कोशिश करेगा मामलात को उलझाने की और पाकिस्तान में जो है वो हमले करवाने की। तो पाकिस्तान जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी अपने यहाँ कर रहा है, मुकम्मल तौर पे अलर्ट भी हैं मामलात के अंदर। तो ये जो भी चीज़ें पकड़ी गई हैं उसकी बाकायदा तौर पे इंटीरियर ने पूरी एक स्टॉक टेक किया है और मुकम्मल तौर पे जो है वो हमारे शहर महफूज हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और इसमें जो जिम्मेदारान हैं जो अप्रहेंड किए गए हैं उनके खिलाफ भरपूर जो है वो कार्रवाई भी इंटीरियर कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी हमें जवाब देना आता है। तो ये प्रॉक्सी अगर इस्तेमाल हुई तो फिर हम भी मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्स देंगे भारत में। अतर साहब, मोहसिन नकवी साहब ने यह भी बताया कि कुछ पैगामात भी सुनाना चाहते थे वो, लेकिन सुना नहीं पाए। तो क्या सर कोई ऑडियो कॉल्स और कोई मैसेजेस वगैरह भी इंटिसिपेट किए गए हैं? और ये पैगामात किसने भेजे थे और किसके लिए थे ये? देखिए, ये कई ऐसी कई बड़ी सेंसिटिव बातें, बिल्कुल कुछ इंटरसेप्ट्स हैं वजारत दाखिला के पास जिसमें क्लैरिटी के साथ भारत का जो है वो रोल तयन होता है। तो वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे हम उसको इंशाल्लाह ताला जब भी मौका आएगा वो प्रेजेंट करेंगे और अपना केस जो है वो वहां पे बड़ी स्ट्रांगली एडवोकेट करेंगे। मगर भारत इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुका और अब बौखलाहट के अंदर, घबराहट के अंदर जो वो गलती पे गलती कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। और हम समझते हैं कि अब जो झूठी FIR दी गई, यानी वाकई के 10 मिनट बाद FIR दे दी कि जी सरहद पार आकाओं की ईमा पे ललकारा और फलां। ये तो मकामी लड़ाइयों में थानों में ऐसी FIR नहीं होती जो एक ऐसे वाकये की उन्होंने दे दी है। तो झूठी FIR से भी इनका मकर और फरेब जो है वो सामने आता है और इनके जो है डिजाइन एक्सपोज होते हैं। तो हम ये नैरेटिव की जंग भी लड़ते रहेंगे जो हमें फजल से, और ये अगर इन्होंने कोई दरअंदाजी की भी कोशिश की तो उसका भी भरपूर जवाब दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करें, इंटरसेप्ट किए गए हैं ऑडियो कॉल्स और पैगामात वगैरह। अच्छा, ये भी मुझे फरमाइएगा कि हमने माजी में देखा है कि अमेरिका का किरदार जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन होती है कुछ मुख्तलिफ रहता है, लेकिन इस बार माजी से के मुकाबले में डिफरेंट है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो 1000 साल पुराना मामला है, खुद ही कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इनके स्टेटमेंट को? देखिए, मैं समझता हूं कि जो दोस्त ममालिक होते हैं उनका यही जो है वो रद्द-ए-अमल होता है कि वो ऐसे मामलात को सुलझाने के हवाले से बात करते हैं और वो कोई साइड लेके किसी एक तरफ कोई उनका झुकाव जो है वो नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जो न्यूट्रलिटी और एक अमन के लिए उनकी कोशिश है और उन्होंने अमन की बात की, न्यूट्रलिटी से बात की, तो ये सफारती तौर पे ये मामला फहमी और ये जो सफारती तौर पे मामलात को सुलझाने की कोशिश होती है, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी मुस्बत चीज़ है। और भारत को तो बड़ा इस पे परेशानी होगी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुकम्मल तौर पे उनकी हिमायत जो है वो चारों तरफ की, मगर उनकी हिमायत में भी किसी मुल्क ने कोई बयान नहीं दिया। ये भी फरमाइएगा तो साहब, आज ईरान में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया है और जो नंबर्स आ रहे हैं 500 से जायद बताया जा रहा है कि वहां पर जख्मी हुए हैं। अभी तक ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट इस पे आया नहीं है, लेकिन कोई इत्तलात वगैरह हैं कैसे वाकया पेश आया, क्या हुआ वहां पर? देखिए, अभी मजीद इत्तलात तो नहीं आई हैं और ईरान में बड़ा उनका जो स्टेट मीडिया है वो बाकायदा तौर पर उसकी रिलीज करेगा कि क्या वजह बनी इस वाक़े की। वज़ीर आज़म ने ईरान की हुकूमत, ईरान की अवाम के साथ इज़हार अफसोस किया है, इज़हार हमदर्दी किया है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में हम ईरान के साथ खड़े हैं। और आज ईरान के सदर के साथ भी टेलीफोनिक कॉल वज़ीर आज़म साहब की मुतवक्के है, जो पहले से स्केड्यूल्ड है, उसमें उनकी बातचीत होनी है। तो वो इज़हार हमदर्दी भी करेंगे और ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारा एक ब्रदर मुल्क है, दोस्त हमसाया मुल्क है और इस दुख की घड़ी में हम आपके चैनल की, आपके शो की तवस्सुत से भी
उनके साथ बहुत सारे हमदर्दी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और इस बात की भी तसल्ली रखिए सर कि इस वक्त जो स्टांस हुकूमत पाकिस्तान का है, अस्करी क़यादत का है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम शाना बशाना खड़ी हुई है भारत वाले मामले पर। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके कीमती वक्त का। रऊफ़ हसन साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थिंक टैंक हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। आज सर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता भी दिया है भारत को, और साथ साथ मुखलिसाना पेशकश भी की है तहकीकात के हवाले से। पहलगाम के साथ जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात का भी मुतालबा किया है फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने। कैसा देख रहे हैं आप इस मामले को, और क्या आपको लगता है कि भारत तैयार होगा इसके लिए? थैंक यू वेरी मच किरण। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की हिस्ट्री के ऊपर नजर दौड़ाएं तो इंडिया कभी भी तैयार नहीं हुआ इस किस्म की इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने के लिए। पाकिस्तान ने बसा औकात उनको माजी में भी इस चीज़ की पेशकश की है, लेकिन वो हमेशा कतराता रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी गिल्ट जो है उसको जाहिर भी करता है कि अगर वो जेन्युइनली फील करते हैं कि वो एग्रीड हैं या हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई ये काम हुआ है, तो एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाने के ऊपर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर, तो मेरा ख्याल उनको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। करवा के देख लीजिए, लेकिन मेरा वो इस तरफ आएंगे बिल्कुल नहीं। वज़ीर दाखिला की तरफ से जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया था। सर, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस वक्त पाक फौज से यकजहती का इजहार कर रही है, विच इज़ रियली गुड सर, लेकिन आपके ही एक रहनुमा हैं अब्दुस समद याकूब, मुसलसल इंडियन मीडिया पर अपेयर भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। माजी में भी इनकी भारतीय फौजी अफसरान और रॉ के एहलकारों से मुलाकातें सामने आती रही हैं, खबरें आती रही हैं। एक्शन होगा पार्टी के अंदर इनके खिलाफ सर, इन बातों की वजह से? हमारे नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं हुआ, बल्कि हम कल शाम को भी बात कर रहे थे, तो हमें तो पता ही नहीं कि वो बंदा कौन है जो कि पीटीआई की तरफ से बैठा हुआ उनके इंडियन चैनल्स के ऊपर बात कर रहा है। बिल्कुल जी, वो कंप्लीटली हम उसको डिसोन करते हैं, वो हमारा बंदा ही नहीं है, पीटीआई का बंदा वो नहीं है। हमारे पास अगर किसी ने जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर बात कर, हमारे पास हमारे दर्जनों स्पोक्स पर्सन्स बैठे हुए हैं, वो जाके बात कर सकते हैं। उनको तो नहीं बुलाया जा रहा, उसी एक शख्स को बुलाया जा रहा है फ्रैंकली। तो हम उसको कंप्लीटली डिसोन करते हैं। हम पार्टी के अंदर डेफिनेटली ये हमारे फोरा के ऊपर डिस्कस होगा कि ये कौन है, उसकी बैकग्राउंड वगैरह कोशिश करेंगे हम, और देखेंगे कि अगर वो हमारा मेंबर ही नहीं है तो हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। साहब, मैं आपको भेज भी देती हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसे डिसोन कर रहे हैं, लेकिन आप ही के कई सारे अहम रहनुमाओं के साथ न सिर्फ तस्वीर मौजूद है बल्कि उनके घरों में मौजूद हैं, और 152 के हवाले से भी कुछ इत्तलात और कुछ तस्वीर साथ में मौजूद है। फिर माजी में कुछ ऐसी इत्तलात भी आती रही हैं जो रॉ ऑफिसर से, जो इंडियन ऑफिसर से मिलने के इल्जामात इनके ऊपर लगते रहे हैं सर। देखिए, होगा, मुझे नहीं पता कि जी वो उसकी पिक्चर्स मौजूद है। पिक्चर्स मेरे साथ, मैं निकलता हूँ यहाँ से तो ये जब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, उसके बाद जिस महफिल में भी जा रहा था लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचाने की कोशिश करते थे। और मुझे क्या पता है कि वो लोग कौन है कौन नहीं है, लेकिन आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। तो तस्वीरों का मौजूद होना इस बात का सही है कि खुदा न ख्वाह कि कोई बंदा जो है वो हमारी पार्टी में शामिल है। दुरुस्त बात आपकी। सर, ये फरमाइए, अमरीकी सदर ने जो न्यूट्रल पोजीशन ली है इस सारे मामले के ऊपर, ये समझते हैं आप खुशाइंद है हमारे लिए? देखिए किरण, अल्टीमेटली जो दोस्त ममालिक होते हैं, और मैं अभी अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी अभी हमें कुछ स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं, लेकिन बहरसूरत अमेरिका की एक न्यूट्रल पोजीशन लेना जो है वो एक खुशाइंद है। लेकिन एक जो रियासतें होती हैं जो सॉवरन होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, और जिनको अपनी सॉवरनिटी और इंडिपेंडेंस के ऊपर नाज होता है, वो इस किस्म के दूसरे ममालिक के जो हैं या उनके जो ओपिनियन, उनकी जो स्टैंड्स है, उनके ऊपर नहीं भरोसा करती। वो अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करती हैं कि वो खुदा न ख्वास्ता किसी वक्त अगर कोई चैलेंज हो उसका मुकाबला कर सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी प्रोग्राम में शामिल होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। करंट सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है, इस पर मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं कमर ज़मान कायरा साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन करें। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बड़ा मुनासिब जवाब दिया सर। आगे सूरत हाल को कैसे लेकर चलना होगा?
पहली गुजारिश तो यह है जी कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बड़ा तकलीफदेह है। इंसानी जान किसी मजहब का भी हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, वो सबके लिए कीमती है, उसका जाना बड़ा अफसोसनाक है। तो सारी पाकिस्तानी कौम ने इसको कंडेम किया है, हुकूमत ने, इदारों ने, सब ने। और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ है। यही बेहतरीन तरीका है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी जज्बाती बात भी हुई है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो रवैया अख्तियार किया है, हम भी कह रहे हैं कि वो गलत है, दुनिया भी उसको सराह नहीं रही, उसको कहीं से पजीराई नहीं मिली, बल्कि उस पर सवाल उठ गए हैं। और यही रवैया मुनासिब तरीन है। आज मेरी जमात ने भी कल कहा बड़ा वाज़ेह तौर पे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, बिलावल साहब ने अपनी पार्टी के और कौम के जज्बात की तर्जमानी की, तमाम क़यादतें ऐसे ही हैं कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार के लिए सब इकट्ठे हैं। हम सारे मुकम्मल इस्तेदाद रखते हैं कि वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम क्या कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सलाहियतों के बारे में, हमारी इस्तेदाद के बारे में सब जानते हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है पहले तमाम इक़दाम के बाद कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलके उसको तावन करने को तैयार हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में, ये बहुत अहम इक़दाम है, बहुत आला बात है और यही रवैया अख्तियार करना चाहिए जी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, ये मुझे नहीं लगता कि ये मामला आसानी से थमेगा, इसलिए कि ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये एक वाकया किया गया और इसको किया क्यों गया है, मेरी इसके अंदर ये है कि अगर हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो जब से वो हुकूमत में आए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के और पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है। उन्होंने तमाम तर फोरम्स, तमाम तर कोशिशें की हैं और खास तौर पे ये जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, गाँव का पानी है, उन्होंने 2001 से ऑनवर्ड और खास तौर पे 2015 के बाद से आज तक बहुत सारी स्पीचेस में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कौन से खिताब में वो ऑन रिकॉर्ड हैं। वो कहते हैं कि सिंध पास माहिदा हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ है और हमारे दरियाओं का पानी पाकिस्तान की सरजमीनों को सैराब करता है और फालतू पानी जाके समुद्र में गिरता है। हम सिंध पास माहिदा खत्म करेंगे और एक एक बूंद पानी मैं हिंदुस्तान को लेके दूंगा। ये नरेंद्र मोदी किसानों से खिताब किया तो सर बार-बार उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। अब कायरा साहब, हमें तो शायद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना, उनके जो अपने लोग मौजूद हैं। जी सर, मैं तो एक छोटी सी बात कर लीजिए, कंप्लीट कर लें। इस बात को जरा सामने रखिए, उनके इन बयानात को सामने रखिए और अब जरा आइए इस बात पे कि ये हादसा हो गया कहाँ हो, के 350 किलोमीटर अंदर वहाँ हादसा होता है और वहाँ पे हाई सिक्योरिटी एरिया है। वो लोग वहाँ पे कोई आधा पौना घंटा लोगों के शनाख्ती कार्ड देखते हैं, उनकी नेशनैलिटी, उनका मजहब चेक करते हैं और फिर उनका कत्लेआम कर देते हैं। अब इस टाइम में उनकी सिक्योरिटी वहां नहीं पहुंची, उनकी कोई फुटेज नहीं बनी, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, कोई बंदा नहीं मारा गया उनका। और जब उनको पता चलता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो वो फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्जाम धरते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। अब सवाल ये है सर, वहाँ सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाती जहां पर 7-8 लाख सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, लेकिन विद इन 10 मिनट्स इस पे FIR हो जाती है और FIR में पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अब मैं इसी तनाजुर में इसी तनाजुर में सर मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, हादसा होता है उसके फौरन बाद वो पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं और उसके रिएक्शन में जो वाहिद स्टेप पहला ऐलान करते हैं वो ये है कि हम सिंध पास माहिदा तो हमारी जंगों में खत्म नहीं हुआ। इससे पहले जब हिंदुस्तान के साथ हमारे बहुत सारे मामला बने, कभी खत्म करने की बात नहीं हुई, कभी उस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। यहाँ ये होता है कि उस पर वाहिद जो रिएक्शन आता है वो ये है कि हम सिंध पास माहिदा खत्म कर देंगे। अब जरा गौर कीजिए, हिंदुस्तान के वजीर आज़म की तकारीर, सिंध पास माहिदे का खत्म करने का ऐलान और पाकिस्तान पे इल्जाम, इनको लाइन में रख के देखिए तो उनकी पॉलिसी आपको समझ आएगी कि वो पाकिस्तान की सालमियत से खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन को छेड़ना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता, बावजूद इसके कि कुछ कुव्वतें, कुछ ताकतें दुनिया की हमारे खैर खा और दुनिया में अमन के खैर खा,
इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसी बेस पर ही उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी पर ही सर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्ट्रॉन्ग किया है, और हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके अपने लोग ही उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, नवंबर में कुछ बाई इलेक्शंस वगैरह भी वहां पर होने जा रहे हैं, तो वो फिर इसी बुनियाद पर वहां पर वोट लेंगे। अब ये फरमाइएगा सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। सिर्फ बाई इलेक्शन का इशू नहीं है, ये बाय इलेक्शन से आगे बढ़ के है कि ये पाकिस्तान की लाइफलाइन को कट करने का एक प्लान है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये हादसा किया गया है, और हादसे के फौरन बाद प्री प्लान ये सारा कुछ आया है। अगर हम इसको लाइन में रख के देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने हमले के फौरी बाद जिस तरह के इल्जामात लगाए और TRF पर जिम्मेदारी आयद कर दी। कल BBC ने बड़े इस पर सवालात उठाए कि जिस तरह की प्रेस रिलीज उनकी तरफ से माजी में जारी की जाती थी, अब जो उनका मौक़िफ़ आया है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आज बाकायदा उस जमात ने खुद ही ये बता दिया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके जिम्मेदारी को कबूल किया गया है, और इसमें उनको लगता है कि भारतीय साइबर एजेंसीज मुलव्विस हैं इस सारे मामले में। मैंने अर्ज किया ना जी कि ये एक प्लान्ड इशू है, इसको दुनिया के सामने इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान की लाइफलाइन कट की जाए। ये हिंदुस्तान के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन वो अपना किया हुआ उनका खुद एक्सपोज हो रहा है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे और इस मामले को प्रोलॉन्ग करेंगे। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि हमारे दोस्तों की खैर खाहों की ये कोशिशें कामयाब हो जाएं कि चीज़ें डिफ्यूज हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान आराम से बैठेगा। अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो हम अपना दिफा करना जानते हैं, हमें कोई भड़क मारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या सलाहियतें हैं वो भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, और हमारे इदारों के अंदर ये इस्तेदाद भी है, काबिलियत भी है, हौसला भी है। वी विल डू एवरीथिंग, और सारी कौम अपने सिपाह के साथ खड़ी होगी। जी कायरे साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, तो सर ये इस सिचुएशन में कोई सालिसी वगैरह की कोशिश हो रही है क्या, और वो कौन से ममालिक हैं जो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि यूएन ने भी अपनी कोशिशें करनी है, उनका मैंडेट भी है और उन्होंने करनी भी है। अमेरिका ने भी ये बात कही है। पाकिस्तान के खैर खाओं में सऊदी अरब है, ईरान है, वो ममालिक जो हिंदुस्तान के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुक रखते हैं, वो भी कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। और ये एक अच्छी बात है, वो बज़ाहिर कर रहे हों या बिहाइंड द सीन कर रहे हों, लेकिन यकीनन ये कोशिशें कर रहे होंगे। लेकिन ये क्योंकि उस हुकूमत की एक प्लान कोशिश है, लिहाजा वो ऐसी तमाम अमन की कोशिशों को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। और हमें चाहिए कि यही रास्ता अपनाते हुए दुनिया के साथ मजीद फाल, पहले ही बहुत अच्छा है, मजीद फाल सफारतकारी की जाए, और हुकूमत बड़े अपने नर्व पे काबू रखते हुए, आसाब पे काबू रखते हुए बड़ा मुनासिब रिप्लाई करते रहें। किसी बड़कबाजी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी नी जक रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बैनुल-अक़वामी उमूर के जो माहिर हैं उनसे बात करेंगे कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है तो इस पे खित्ते पे इसके क्या असरात होंगे, और साथ साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स पर इस सारे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। इंतहाई मौजूद मेहमान कमर चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। कमर साहब, सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, माजी में हमने अमेरिका का किरदार भारत की तरफ बड़ा मुख्तलिफ देखा है, और भारत को हमेशा तवक्को भी यही रहती है कि अमेरिका का साथ ही मिल जाएगा, लेकिन इस बार बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। भारत के लिए ये डेफिनेटली परेशानी का बाइस हो सकती है, बल्कि होगी भी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये इंडिया ने ये सारा कुछ करवाया ही अमेरिका की अटेंशन हासिल करने के लिए है। अगर आपको याद हो कि अमेरिकी सदर ने जब कांग्रेस में खिताब किया तो उस पर उन्होंने कहा था थैंक यू पाकिस्तान, तो जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये परेशान थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ कैसे है। तो ये एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के वो ये चाहते थे कि हम अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की तरफ करें कि जनाब हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखें कि कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को बड़े केयरफुली मॉनिटर कर रही है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वाक़या होने के ठीक
28 घंटे बाद आप इतने बड़े फैसले ले लें, आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप आते हैं यकदम और कहते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी बड़ी क्लियर है। स्टोरी ये है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और दूसरी बात एक और भी है किरण साहिबा, आपको याद है कि नरेंद्र मोदी का ये तीसरा इलेक्शन है। हर 5 साल के दौर में एक वाकया ये करवाते हैं। अगर 2016 में इन्होंने उरी का वाकया करवाया, 2019 के अंदर इन्होंने एक और पुलवामा का वाकया करवाया और 2025 में करवाया। और आप देखें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए वो हर दफा अपने पॉलिटिकल डोमेस्टिक इंसेंटिव्स लेते हैं। तो ये आप बताएं कि कौन मुल्क, और हम जैसा मुल्क तो हम तो ऑलरेडी हमारे हाथ जिसे कहते हैं ना प्लेट इज फुल, हम मसरूफ हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी बलोचिस्तान में भी हमारी तरफ आप देख रहे हैं चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में के बॉर्डर के जो अफगानिस्तान से लगता है वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। तो ये बेसिकली ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिका की अटेंशन हासिल करने के लिए। अमेरिका और वर्ल्ड वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता है भारत के, जी हम बड़े मजबूर हैं। और एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि दुनिया नॉन सीरियस ले रही है। इस दफा वो रिएक्शन नहीं मिला जो ये हासिल करना चाहते थे। अच्छा कमर साहब, अमेरिका की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया ना कि हर कुछ साल के बाद ये सिचुएशन होती है, तो ये खुद ही दोनों ममालिक जो हैं इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन सर ये जो टेंस सिचुएशन है इस वक्त, इसको नॉर्मलाइज करने में क्या चीन, सऊदी अरब, ईरान अपना किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए जारी बात है, बहुत सारे ममालिक से बातें हो रही हैं इस वक्त। आपको पता है कि जो चाइनीज़ लीडरशिप भी पाकिस्तान से मिली है। आज आपको पता है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है। फिर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का फ़ोन आया, ईरानी प्रेसिडेंट की इंडिया और पाकिस्तान में भी बात हुई है। सो बहुत कुछ यकीनन बैकग्राउंड पे हो रहा होगा। और इसका मकसद यही है कि रीजनल ममालिक चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया साइलेंट है। इंडिया बेसिकली दुनिया से सपोर्ट हासिल करना चाहता है पहले तो, लेकिन उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है, क्योंकि इंडिया कहता है जी किसी थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम कोई मीडिएशन नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि इससे थोड़ा खतरे वाली बात ये नजर आती है कि एटलीस्ट वो एग्रेशन चाहते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहता है, इंडिया एग्रेशन को रास्ता देना चाहता है। सो अगर ये होता है तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि रीजनल पावर्स और पर्टिकुलर्ली अरब ममालिक का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, ईरान का रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर दो कंट्रीज है ना जो एक ही जैसी सोच रखते हैं, तर्ज़े उनका जो है वो भी एक ही जैसा है बिल्कुल। अगर तर्ज़े सियासत आप देखते हैं, इसराइल को देखते हैं या भारत को देखते हैं, वो भी खून बहा रहे हैं, ये भी इसी पे यकीन रखते हैं। क्या कुछ कश्मीर में कोई इस किस्म की कोई मुश्तरका कुछ करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी पिछले दिनों कल ही हमारे सामने खबरें, कुछ इत्तलात आई कि कुछ लोग वहाँ पर आए मुसल्ला और जिनका ताल्लुक भी इसराइल से है। तो क्या भारत और इसराइल मिलकर कुछ कर सकते हैं? क्या इस पोजीशन में है भारत? देखिए अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियंस बड़े मुतासर हैं इजराइल से, और वो समझते हैं कि जिस तरह गजा के अंदर बम्बार्टमेंट की गई, इंडिस्क्रिमिनेट बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की और दुनिया कुछ भी नहीं इजराइल के हवाले से कर सकी, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं, तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जाहिर बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। अब पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि वो कश्मीरियों के घर जला रहे हैं, वहां पे उनको डिमोलिश कर रहे हैं, खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी बड़े सख्त नाराज हैं कि आप हमें सिक्योर नहीं करते, हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब बेसिकली किरण साहबा आपको पता है गुस्सा ले रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी इलेक्शन हार गई ना कश्मीर के अंदर। पहले इन्होंने 370-35 रिवोक किया, 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया, इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन हार गए। अब वहां पे टूरिज्म हो रही है, तो ये टूरिज्म को भी रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल में पड़े क्योंकि मुसलमान हैं, तो एक चैलेंज उनके लिए कॉन्टिन्यूसली रहे। तो आपको जो टूरिज्म आती थी उन बेचारों की जिंदगी। और सर अब तो वहाँ के अपने लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि आपने 370 को रिवोक किया, आपने उस वक्त भी कहा कि यहाँ पे अमन आ जाएगा, नहीं अमन आया, फिर उसके बाद इलेक्शंस भी आपने करा लिए, नहीं अमन आया। और क्यों अमन नहीं आया? तो ये हुकूमत इसका जवाब दे, बजाय इसके कि कश्मीरियों से पूछें कि अगर टेररिस्ट आ रहे हैं तो आ कैसे रहे। बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। इसराइल के हवाले से जो बात हो रही थी, तो कल भी हम ये बात कर रहे थे और आज भी हम अगेन ये बात कर रहे हैं कि अगर इसराइल और भारत कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है तो इंशाअल्लाह हम तो समझते हैं कि कंधे हम ही तोड़ेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बेहद याद रखिए।
अल्लाह ने के बाद।